हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर मैं आपको पढ़ा चुकी हूं अबाउट द इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हम इसी इम्यूनिटी टॉपिक को ही स्टार्ट करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी और भी क्या क्या होता है इम्यूनिटी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आपको पढ़नी है एक्टिव एंड पैसिव काइंड ऑफ इम्यूनिटी, आपको पढ़ना है अबाउट द इम्यूनाइजेशन प्रोसेस, आपको पढ़ना है अबाउट द वैक्सीनेशन, आपको पढ़ना है अबाउट द एंटीबॉडीज। ठीक है, सबके बारे में अभी आपको पढ़ना बाकी है, जो हम आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पढ़ना कहां से? एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी से। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? देखो, एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट और एक्वायर्ड याद है सभी को? इनेट और एक्वायर्ड याद है सभी को? बस अब देखो, स्टार्ट करते हैं पढ़ना अपन एक्टिव और पैसिव के। यहां क्या सिस्टम चल रहा है? जब एक होस्ट, ठीक है, जब भी कोई होस्ट एक्सपोज होता है किसी एंटीजन से, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और द डेड माइक्रोब और द अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती ही है। देखो, यहां पर ये जितने भी टर्म्स यूज किए गए, ये सब आपको नए नहीं लग रहे होंगे। एंटीबॉडी भी आप सुन चुके हो, पढ़ चुके हो, ये सब चीजें भी मैं आपको बता चुकी हूं कि डेड फॉर्म को, इनएक्टिव फॉर्म को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीनेशन में, बताया था मैंने। तो मतलब हमारी बॉडी जब भी मिले किसी से, एंटीजन से, ठीक है, जब हमारी बॉडी किसी भी एंटीजन से मिलती है, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो, चाहे वो डेड फॉर्म में हो, चाहे वो एक्टिव फॉर्म में हो, चाहे वो इनएक्टिव फॉर्म में हो, लिविंग और डेड को एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, या फिर वो कोई प्रोटीन हो फॉर्म में हो, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। देखो, इस तरह की एक्टिविटी को इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी आप कहोगे। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें क्या होगा, किस तरह से ये चलेगी? दिस इज द वेरी स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये स्लो किस टर्म में आपने कह दिया? किसी भी चीज को स्लो पता है कब कहा जाता है? जब उसकी कंपैरेटिव बात चल रही हो। अब क्योंकि यहां पर इसका कंपैरिजन पैसिव से भी होगा, इसलिए इसे कहा जाता है कैसी, कि ये स्लो काइंड ऑफ इम्यूनिटी है और इसको बहुत टाइम लगता है अपना इफेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट करने में। दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज ऑफ स्लो टाइप एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इसे अपना पूरा इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में टाइम लगता है। ये होती है स्लो टाइप ऑफ इम्यूनिटी। कैसे वर्क करती है पहले ये पढ़ लेते हैं, तो ये बातें आपको अपने आप क्लियर हो जानी है। ठीक है, कैसे वर्क करेगी? देखो, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी कब किस तरह से इंड्यूस होती है ये समझ लो जरा। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, ये बॉडी में इंड्यूस कैसे होती है? बॉडी कब इस एक्टिव इम्यूनिटी के लिए मतलब रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करती है? जब भी कोई ऐसा माइक्रोब, ठीक है, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था, जब भी कोई ऐसे माइक्रोब को लिविंग फॉर्म में, डेड फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में क्या कर दिया जाए? इंजेक्ट कर दिया जाए। तो ऐसे अगर इम्यूनाइजेशन के वक्त किसी माइक्रोब को इंजेक्ट किया है, ठीक है, किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को क्या किया है? इंजेक्ट किया गया है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस ऑर्गेनिज्म के आते ही फिर एक नेचुरल रिएक्शन निकल कर आता है। वो जो नेचुरल रिएक्शन है वो क्या होता है कि वो इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, वर्क करना शुरू कर देती है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी, और जब क्या हो, एंटीबॉडीज को डायरेक्टली बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर बना लिया आपने लैब में, और बनी बनाई एंटीबॉडी बस क्या कर दी? बॉडी को इंजेक्ट कर दी, ठीक है, बॉडी को प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो वो वाली इम्यूनिटी क्या कहलाएगी? पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। और अब क्योंकि बॉडी को बनी बनाई एंटीबॉडी मिल चुकी है, तो उसको टाइम नहीं लगेगा ना यार फाइट बैक करने में, उसको टाइम नहीं लगेगा उस डिजीज से हमें क्या करके देने में? रिएक्शन लाकर देने में।
देखेंगे कि ऐसा क्यों। देखो सिंपल सी बात है यार, जब आपने बात की किसकी, एक्टिव इम्यूनिटी की, मतलब जब आपने क्या देखा कि बॉडी ने खुद ने एनकाउंटर किया है ना, एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म में माइक्रोब्स के साथ बॉडी ने खुद ने एनकाउंटर किया। अब बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, फिर उसके साथ एंटीबॉडीज के साथ, एंटीबॉडी क्या है, हथियार, अब उससे फिर वो लड़ेगी, टाइम तो लगेगा यार, तो इट विल टेक टाइम, इट इज अ स्लो प्रोसेस। आपको लग रहा होगा मैम इतना बिल्कुल ऐसा एक्सप्लेनेशन है क्या, ये तो आप हमें जनरल करके थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करके बता रहे होगे। अरे सच में ऐसा ही है। देखो जब वो खुद बॉडी डील करेगी माइक्रोब के साथ, फिर एंटीबॉडी बनाएगी, रिस्पॉन्स आएंगे, फिर लड़ेगी, फिर जाके इफेक्ट दिखेगा, इसलिए उसे स्लो रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, कंपैरेटिवली स्लो कहा जाता है क्योंकि वो खुद से एंटीबॉडी बनाने से लेके पूरा आगे तक का काम कर रही है। और अगर आपने उसे बनी बनाई एंटीबॉडी दे दी बॉडी को, ठीक है, आपने अपनी बॉडी को बनी बनाई एंटीबॉडीज अगर दे दी, तो फिर उसका काम जो है वो आधा हो गया ना, उसे अब एंटीबॉडी तो बनाना नहीं है, उसे डायरेक्टली क्या करना है, फाइटिंग करनी है, तो रिस्पॉन्स जो है वो कैसा आएगा, जल्दी आएगा। ठीक है, तो इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसे क्या करना पड़ता है, खुद एक्टिव होना पड़ता है, उसे खुद बॉडी क्या होती है उस वक्त खुद एक्टिव होती है। ये मैं आपको याद करवाने के लिए कह रही हूं, ये मैं आपको याद करवाने के लिए कह रही हूं, एक्टिव और पैसिव दोनों के बारे में एक्टिव और पैसिव दोनों के बारे में। एक्टिव वाले केस में क्या होता है, जब बॉडी खुद एक्टिव है एंटीबॉडी को बनाने के लिए और रिस्पांस को क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए, फाइटिंग करने के लिए, जब बॉडी खुद एक्टिव है। और पैसिव वाले में क्या है, उसे बना बनाया मिल गया। ठीक है, बना बनाया मिल गया, उसने बस रिएक्ट कर दिया, लड़ाई कर ली, बात खत्म, बना बनाया मिल गया। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव आपके याद रहेगा। एक्टिव में आप खुद एक्टिव हो, खुद बना रहे हो एंटीबॉडी, पैसिव में आपको रेडीमेड एंटीबॉडी मिलती है। क्लियर इतनी बात। और क्योंकि खुद बना रहे हो तो बनाने में टाइम लगेगा यार। अगर मैं आपसे कहूं कि आज मेरा बर्थडे है, चलो बेटा केक लेके आओ, अगर आप खुद बना के लाओगे तो आपको लगेगा टाइम, और अगर आप फटाफट से जाओगे बेकरी और बना बनाया खरीद के ले आओगे कि मैम ये लीजिए, चलिए केक कट करते हैं, तो आपको टाइम लगेगा क्या, कंपैरेटिवली कम लगेगा, है ना, कंपैरेटिवली कम लगेगा। बस वही कहानी है। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें आप खुद एक्टिव होके केक बना के, बेकिंग करके, आइसिंग करके मेरे लिए लेकर आ रहे हो, तो आपको लग रहा है टाइम, इट विल टेक टाइम, इट इज अ स्लो प्रोसेस। और अगर आप क्या कर रहे हो, पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हो, मतलब आप बेकरी जाके फटाफट से केक खरीद के लेके आ गए यहाँ पर, या फिर आप बहुत दूर हो, ठीक है, आप 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे हो मुझसे, आपने क्या किया, आपने ऑर्डर कर दिया कि सीधे वहां पहुंच जाए 30 मिनट में केक भी, और 30 मिनट्स में आप भी पहुंच गए, तो भाई कितना क्विक रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म। जब आपको क्या मिले, आपको खुद एंटीबॉडी बनानी है तो एक्टिव, और जब आपको बनी बनाई मिल जाए तो पैसिव। बनाने में लगेगा टाइम, बनी बनाई मिलेगी तो टाइम बचेगा। सिंपल सिंपल बातें हैं, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आई थिंक यहां पर अब आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या आपको पता है मदर्स मिल्क में, जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है, उसमें बहुत बहुत ज्यादा ऐसा क्या है, उसमें इतना सारा इंपॉर्टेंट होता है जो उसे इतना इतना एसेंशियल कहा जाता है एक इन्फेंट के लिए, एक न्यू बॉर्न के लिए मदर्स मिल्क को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है, ऐसा उसमें क्या है। यहां देखेंगे, ये जो येलोइश सा फ्लूइड होता है, कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं, जो कि इनिशियल डेज आफ्टर डिलीवरी जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में जो प्रोड्यूस होता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि एक येलोइश फ्लूइड है, इसमें होती हैं बहुत सारी एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जिससे वो इन्फेंट जो है वो बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि वो नए एटमॉस्फेयर में आया है, उसकी बॉडी को सब कुछ नया 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 फेस करना है, हर वेदर उसे नया फेस करना है, हर टेम्परेचर उसे नया फेस करना है, सब कुछ उसे बहुत कुछ नया फेस करना है, एनवायरमेंट उसने नया फेस करना है, तो उसे लगेगा क्या, उसे लगेगा बहुत अच्छी इम्यूनिटी होना उसकी बहुत जरूरी है ताकि वो डिजीज से बच सके। अब डिजीजेस से बचने के लिए इम्यूनिटी उसे कहां से मिलेगी, वो इम्यूनिटी उसे मिलती है मां के दूध से, कोलेस्ट्रम से, इनिशियल डेज में। इसीलिए एक इन्फेंट के लिए शुरुआती दिनों में मां का दूध पीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है, क्योंकि उसे मिलेगा क्या, कोलेस्ट्रम में बहुत सारी एंटीबॉडीज जो कि उसे क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी। ये जो फीटस होता है ना, दिस ऑल्सो रिसीव, जो फीटस कंडीशन में जब वो माँ के पेट में अंदर होता है, तब भी वो बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है वो माँ से क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के वक्त प्लेसेंटा जो कि क्या है, कनेक्टिंग मीडियम होता है किसके बीच में, मदर और फीटस के बीच में। ठीक है, तो
प्लासेंटा से भी वो कुछ एंटीबॉडीज जो है वो मां से गेन कर लेता है बर्थ के पहले भी, और बर्थ के बाद कोलेस्ट्रम से उसे बहुत सारी एंटीबॉडीज मिल जाती हैं। ठीक है, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये सारे कौन से एग्जांपल्स हैं? ये सब पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल हैं। जब उसे क्या मिला? जब उसे बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई। उसे खुद नहीं बनानी पड़ी ना, खुद नहीं बनानी पड़ी ना, उसे बनी बनाई एंटीबॉडीज मिली है, मां के दूध से मिली है, मां की बॉडी से मिली है, बर्थ के पहले और बर्थ के बाद। ये सब क्या मिली उसे? बनी बनाई एंटीबॉडीज। तो इसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल्स। ये सब क्या हो गए? पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल्स। अब अगर हम आ जाएं इन प्रोसेसेस के ऊपर जिनके बारे में मैं आपसे पिछले लेक्चर से कह रही हूं, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये क्या है? ये कैसे होता है? वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुकी हूं, बस उसी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। सी द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड है इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम की मेमोरी हमने देखी है क्या होती है? इंसान की बॉडी याद रख लेती है कि कब उसे किस तरह का माइक्रोब जो है वो आके अटैक करके गया था, और उस वक्त तो उसने उससे लड़ लिया, एंटीबॉडी बना ली। अगली बार वो फिर से एंटीबॉडी बनाने नहीं बैठेगा, वो बना के रख लेगा, एडवांस में याद रख लेगा कि इस डिजाइन का माइक्रोब अगर आता है तो इसके साथ कैसे लड़ना है और इसे कैसे हराना है। ये हमारी बॉडी में मैकेनिज्म पाया जाता है, ये मेमोरी पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल की, वो कंप्लीटली जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन है वो बेस्ड है हमारी बॉडी की इस मेमोरी के ऊपर, है ना, इस याद रखने वाली प्रॉपर्टी के ऊपर। देन वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है? जो मैंने आपको बताया वही है, बस रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वही है सेम। वैक्सीनेशन में एक एंटीजेनिक प्रोटीन को, ठीक है, प्रिपेयर करके, जो उस पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन है उसको प्रिपेयर करके, या फिर आप ये कह लो कि उसी पैथोजन का इनएक्टिवेटेड या वीकेंड फॉर्म होता है, ठीक है, उसको काफी कमजोर और इनएक्टिव करके उसे क्या कर दिया जाता है? उसी को कहते हैं वैक्सीन। उसी को कहते हैं वैक्सीन, कोई अलग से कुछ नहीं बनाया है बहुत बड़ा। ठीक है, उसी पैथोजन का इनएक्टिवेटेड वीकेंड फॉर्म होता है, उसी को वैक्सीन कहते हैं, और उसे फिर बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि बॉडी बस बॉडी को बताने की जरूरत होती है। जैसे किसी को अगर सुपारी दे रहे हो कि भाई इसको मारना, ठीक है, तो उसकी फोटो दिखानी पड़ेगी ना किसको मारना है, किसी को भी कैसे मार के आ जाएगा। तो बस वैसे ही हमारी बॉडी को भी जब हम सुपारी देते हैं कि भाई ये कहीं भी दिख जाए ना तो बिल्कुल शूट एट साइट, ठीक है, तो उसको दिखाना पड़ता है, फोटो देना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक इनएक्टिव सा फॉर्म उसको बॉडी को क्या कर देते हैं? इंजेक्ट करके देते हैं। ये लो भाई, पहचान लो इसको, याद रख लेना इसको, अगली बार कहीं भी मिले तो शूट एट साइट। समझे बात? ये है पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी थी और आई होप अभी भी आपको फिर से क्लियर हो गया होगा। नाउ जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो हमें इनएक्टिव फॉर्म दिया गया है, these antigens would neutralize the pathogenic agents during actual infection. The vaccines also generate memory B and T cells. ये जो वैक्सीन्स हैं ये B और T cells, ठीक है, that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. देखो क्या मतलब हुआ इस बात का? ये जो B और T cells, इनको मैं रुक जाओ, इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ बॉक्स बनाने की बजाय। ये जो B और T cells का काम क्या होगा? जब ये वैक्सीन्स क्या कर देती है? हमारे अंदर मेमोरी जनरेट कर देती है ना, हमें याद करवा देती है हमारी बॉडी को कि इससे लड़ना है, इससे अगली बार में ये एंटीबॉडी से लड़ाई करनी है। ठीक, हमारी बॉडी को याद करवा देती है और हमारी बॉडी क्या कर लेती है? उसके लिए एंटीबॉडी बना के रख लेती है पहले से, उस इनएक्टिव फॉर्म को तो मार ही देती है जो वैक्सीन से मिला, ठीक है, और फिर क्या कर देती है? एंटीबॉडी बना के रख लेती है, याद रख लेती है कि ये आएगा अगली बार तो मारना है। ठीक, तो ये जो जनरेट हो रही है मेमोरी आपके अंदर वैक्सीन से, उसके बाद जो बी और टी सेल्स हैं आपकी, ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये क्या करते हैं? उस पैथोजन को फिर फटाफट से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अगली बार जैसे ही आएगा, ठीक है, और फिर क्या करते हैं? बहुत सारी एंटीबॉडीज जो बना के रखी हुई है, उन्हें कोई नया टाइप उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं होगा उनका। अब उनने बस देख लिया है कि इससे ये एंटीबॉडी से लड़ना है, तो उस एंटीबॉडी को फटाफट से बहुत सारा बनाया और लड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये एक्शन होता है, ये एक्शन होता है वैक्सीनेशन के बाद। तो इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स, अगर किसी पर्सन को बहुत अगर कुछ ऐसे डेडली माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो जाए, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच
quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the performed antibodies or antitoxin preparation containing antibodies to the toxin. देखो, ये आपको वो केस बता रहे हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे ही अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो आपको तुरंत के तुरंत बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको जरूरत होती है उसकी एंटीबॉडीज की। तो फिर क्या किया जाता है कि बॉडी एंटीबॉडी प्रिपेयर करे, इतना वेट नहीं किया जाता, क्योंकि हो सकता है कि इन्फेक्शन उससे पहले पहुंच जाए, इन्फेक्शन उससे पहले बहुत ज्यादा फैल जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले से प्रिपेयर की हुई एंटीबॉडीज को फटाफट से दे दिया जाता है। किस केस में, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आपको किसका, ये टिटनेस का, ठीक है, टिटनेस का। ये इसके लिए जरूरत होती है क्विक इम्यून रिस्पांस की, और इसलिए परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को फटाफट से इंजेक्ट कर दिया जाता है। अगर टिटनेस का इन्फेक्शन है तो क्या किया जाता है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को फटाफट से इंजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर इसे क्या कहते हैं, और एंटीटॉक्सिन, ठीक है। ये क्या है, एंटीटॉक्सिन क्या है, एक स्पेसिफिक, ठीक है, कि टॉक्सिन से रिलेटेड एंटीबॉडी, ठीक। अब ये तो हो गया क्विक इम्यून रिस्पांस वाला केस, कि जब हमें पता है कि यार इससे हमें फटाफट से एंटीबॉडीज की जरूरत है, तो हमने प्रिपेयर्ड वाली एंटीबॉडीज जो है वो ले ली। और ऐसा कहां पर किस केस में होता है, देखो, इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स, अगर आपको सांप काट ले तब भी आपको जरूरत होती है क्विक इम्यून रिस्पांस की। द इन्फेक्शन विच इज गिवन टू पेशेंट्स कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ठीक है, अगेंस्ट द स्नेक वेनम, ठीक है। ये जो इंजेक्शन दिया जाता है इंसान को, पेशेंट को, उसमें क्या होती हैं, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं उस सांप के जहर के अगेंस्ट लड़ने वाली, ठीक है। अगर सांप काट ले तब भी जरूरत होती है हमें क्विक इम्यून रिस्पांस की, जो हमें हेल्प करता है क्या करने में, उस सांप के जहर से लड़ने में, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। इस तरह के इम्यूनाइजेशन को हम कहते हैं बेटा पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें हमें बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है। तो कभी भी अगर आपको देखना है कि एक्टिव और पैसिव का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछा है, तो आप इजीली बस इसमें एक चीज देखो कि एंटीबॉडी अगर बॉडी ने बनाई है खुद तो वो एक्टिव है, ठीक है, बॉडी उसमें एक्टिव रही, ऐसे याद रखोगे। कैसे कि बॉडी एक्टिव रही, बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई तो एक्टिव है, और अगर बॉडी को बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है किसी भी केस में, तो वो हमेशा पैसिव इम्यूनिटी ही है, ठीक है, ऐसे समझोगे हमेशा। अब देखो यहाँ पर आपको पैसिव इम्यूनिटी के कितने एग्जांपल मिल गए। एक आपको मिल गया कि जो आपको मदर से, ठीक है, बर्थ के पहले एंटीबॉडीज मिलती हैं, वो हो गया, और बर्थ के बाद जो कोलेस्ट्रम से मिल जाती हैं, वो भी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। जो टिटनेस के केस में क्विक रिस्पांस चाहिए तो बाहर से एंटीबॉडी बनी बनाई दे दी जाती हैं, वो भी एक पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि बाहर से मिल रही है, ठीक है। स्नेक बाइट के केसेस में भी क्विक इम्यून रिस्पांस की जरूरत है, तो आपको क्या दी जाती है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे दी जाती हैं इंजेक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो वो भी एक क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। ये सारा जो इम्यूनाइजेशन आप पढ़ रहे हो, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये सब पैसिव इम्यूनाइजेशन के एग्जांपल्स पढ़े हमने। अब देख लेते हैं आगे हमें क्या देखना है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन तो हमने देख लिया, वैक्सीनेशन का कहानी हमने समझी। Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria और yeast। ये जो recombinant DNA technology है, ठीक है, जो आप लोग पढ़कर आए हो, ठीक है, जो आप लोग अभी अभी पढ़कर आए हो, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से ये जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं पैथोजन में, बैक्टीरिया के, यीस्ट के, इन सब का प्रोडक्शन जो है वो करना अब आसान हो गया। इन सब के लिए अब पता चल गया है ना कि यार ये सब कैसे होता है, ठीक है, कैसे कोई एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन बनता है, उसके लिए कौन सा कोड रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मिली, ठीक है। तो वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी of for immunization। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट, जैसे कि यीस्ट से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जाता है ना। तो इस तरह से ये सारी जो वैक्सीन का प्रोडक्शन चल रहा है वो सब कैसे हुआ है, इन्हीं सारी टेक्नोलॉजीज के हेल्प से होता है, ठीक। अब बात करते हैं हम एक ऐसे टॉपिक की, ठीक है, अब बात करते हैं हम एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत ही कॉमन है। ऐसा कोई नहीं होगा आप में से जिसने आज तक ये टर्म ना सुना हो कि एलर्जीज क्या होती हैं, है ना। एलर्जीज के बारे में सबको पता है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है एलर्जीज, कैसे होती हैं, कैसे इनसे हम बचते हैं, ठीक है।
एलर्जीज के बारे में आप सबको पता है, जब भी आप किसी नई जगह पर जाते हो, ठीक है, किसी ऐसी जगह पर जाते हो जिसके एनवायरनमेंट के लिए आपकी बॉडी कभी ऐसे एनवायरनमेंट में रही ही नहीं, या आप किसी बहुत ही अलग टेम्परेचर पे जाते हो जिस टेम्परेचर में आपकी बॉडी कभी रही ही नहीं, उसके लिए पहली बार वो उस तरह के टेम्परेचर को फेस कर रही है, ठीक है, तो आपकी बॉडी अलग अलग तरह के रिएक्शंस देती है। पढ़ते हैं, देखो, व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग एंड व्हीजिंग फॉर नो एक्सप्लेन रीजन, जिसका कोई खास रीजन नहीं है, आप अच्छे भले हो लेकिन बस आपने अपना क्या कर लिया, सराउंडिंग चेंज कर ली, आप खांसने छींकने लगते हो, ठीक है, एंड व्हेन यू वेंट अवे योर सिम्टम्स डिसअपीयर्ड, और जैसे ही आप अपने वापस सेम एनवायरनमेंट में आते हो, आप कैसे हो जाते हो, वापस नॉर्मल हो जाते हो, ये सिम्टम दिखना बंद, गायब। ऐसा कैसे और क्यों? देखो, तो डिड दिस हैपन टू यू? Some of us are sensitive to some particles in the environment. अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, तो इन सब का रीजन क्या होता है? हम में से कुछ, ठीक है, जो है वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल होते हैं, ठीक है, उसके लिए अडेप्टेड होते हैं, और कुछ को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो उतना सूट नहीं करता है ना। ये सारी चीजें वेरी करती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि किसको कैसा टेम्परेचर सूट करता है, किसको कैसी एनवायरनमेंट सूट करती है ना। तो ये सब चीजें कैसे वेरी करती हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं कि किसे क्या सूट करेगा। सूट करने का मतलब क्या है? देखो, The above mentioned reactions could be because of allergy to pollen. ये जितने भी reactions हमने देखे, coughing, sneezing, ये सब जो हमें एकदम से होता है, ये सारे जो reactions हैं, ये सब किसकी वजह से हो सकते हैं? ये सब अलग अलग तरह की एलर्जीज की वजह से हो सकते हैं। हो सकता है आप जिस सराउंडिंग में हो वहां पे बहुत सारे क्या हो, पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे हो, है ना। पॉलन ग्रेन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हो सकता है वहां पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे हो, पॉलन एलर्जी भी हम वहां पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। पॉलन एलर्जी को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये कैसे क्या होती है, ठीक। तो हो सकता है उस एनवायरनमेंट में पॉलन्स हो तो आपको उससे एलर्जी हो रही हो और आपकी बॉडी एलर्जिक रिएक्शंस को दिखा रही हो सकता है वहां पे बहुत सारे माइट्स हो, छोटे छोटे कीड़े हो जो आपको काट रहे हैं और आपको उससे रिएक्शंस हो रहे हो, ठीक है, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। और ये सब क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, है ना। अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह का सराउंडिंग होता है, उसका एनवायरनमेंट वैसा होता है, उसका एटमॉस्फेयर वैसा होता है, और वैसे आपकी बॉडी फिर क्या करती है, रिएक्शंस को जनरेट करती है। तो दिस exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called as allergy. ये जो exaggerated response होता है इम्यून सिस्टम का किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन से रिलेटेड, और इस रिस्पॉन्स को ही हम कहते हैं क्या, ये जो रिस्पॉन्स, ये जो रिएक्शंस निकल के आते हैं, इसी को हम कहते हैं एलर्जी। क्या कहते हैं? इन रिस्पॉन्स इन रिएक्शंस को हम एलर्जी कहते हैं, ठीक है। समझ आई बात? जब भी आप किसी नई जगह पर जाते हो या किसी नए ऐसे एटमॉस्फेयर में जाते हो जिसमें क्या है, ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको क्या कर सकती हैं, जिनके लिए आपकी बॉडी जो है वो सूटेबल फील नहीं कर रही है, तो वो क्या करने लगती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स को दिखाने लगती है, और इसी को आप कहते हो क्या, एलर्जी। अगर आप फिर जब इसका डिटेक्शन होता है, ठीक है, जब आप इसका पता लगवाते हो कि हमें भाई स्पेसिफिकली किससे हुई है, इस चीज से ये एलर्जी हो रही है, ठीक है, या हुई है, तो आप बोलोगे कि भाई ये पॉलन एलर्जी है, या फिर आपको हुई है किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ माइक्रोब्स है तो आप बोलोगे भाई ये उसकी एलर्जी है। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है कि भाई जहां पर भी अगर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं तो उसकी बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स देने लगती है, तो वो कहता है भाई मुझे डस्ट से एलर्जी है ना। तो इस तरह से, और ये एलर्जी सिर्फ एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली चीजों से ही नहीं, ये एलर्जीज लोगों को, कुछ लोगों को कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड सूट नहीं करता, ठीक है, उससे एलर्जी हो जाती है, ठीक है। किसी की बॉडी जो है वो, अगर हम कहें कि ग्राउंड नट है, ठीक है, वो उसे सूट नहीं करता, अगर उसने कहीं से भी ग्राउंड नट खा लिया उसकी बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स देने लगती है, ठीक है। बहुत ही एग्जैजरेटेड सा ये रिस्पॉन्स होता है, ये टर्म याद रखना इसके बारे में। एलर्जिक रिस्पॉन्स हमेशा बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं, मतलब नॉर्मल से बहुत अलग ही होते हैं, है ना। नॉर्मली अगर आपको कफ कोल्ड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप नॉर्मल स्नीज करोगे, लेकिन एलर्जिक रिस्पॉन्स में जो स्नीजिंग आपकी होगी वो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी कि अलग ही लगेगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इतना कौन छींकता है, बैक टू बैक, ठीक है। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स हमेशा कैसे होते हैं, एग्जैजरेटेड होते हैं। बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है मेरी खूबियों को, ठीक है। तो उस चीज को हम कहते हैं क्या, एग्जैजरेट करना। तो बस वैसा ही रिस्पॉन्स होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स, जो कि हमेशा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और ये किसी भी चीज के प्रति हो सकता है, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले किसी पॉलन के थ्रू, किसी माइक्रोब के थ्रू, किसी डस्ट के थ्रू, किसी तरह के खाने से, किसी तरह के पीने वाली चीज से, किसी से भी एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं यार, और ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं। आप देखते हैं द सब्सटेंसेस टू विच
such an immune response is produced are called as allergens. वो सब्सटेंसेस जिनकी वजह से ये इम्यून रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, उन्हें एलर्जेंस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मुझे पॉलन एलर्जी है, ठीक है, तो पॉलन मेरे लिए क्या है, एलर्जन है, क्योंकि वो मेरी बॉडी को क्या दे रहा है, एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है ना। तो पॉलन मेरे लिए क्या हो गया, एलर्जन हो गया, समझे। देन द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ IgE टाइप, और इसके लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं ये कैसी होती हैं, ये होती हैं IgE टाइप की, ठीक है। एलर्जेंस के लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं IgE टाइप की। कॉमन एग्जांपल्स अगर हम एलर्जेंस के लें तो वो क्या है, माइट्स जो कि डस्ट में पाए जाते हैं, लोग कहते हैं ना डस्ट से एलर्जी, तो इसीलिए होती है, और पॉलन्स, एनिमल डैंडर्स, इन सब से ये एलर्जीज होती हैं। इन सारे एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। स्किन एलर्जीज लोगों को होती हैं अगर, तो वो स्किन पे बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि अगर किसी बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे गए तो पूरी स्किन रेड होने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग तरह की एलर्जीज होती हैं, है ना। चलो कॉज देख लेते हैं एक बार। Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. एलर्जी जो है वो कैसे होती है, किन से होती है, एलर्जेंस क्या है, रिएक्शंस कैसे आते हैं, सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं, वो हमने देख लिया। लेकिन जब वो एलर्जन है तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जिससे वो एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं, बस वो अब देखते हैं। हमारी बॉडी में होता क्या है, ये केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि हिस्टामिन, जैसे कि सेरोटोनिन मास्ट सेल से, और ये क्या करते हैं, ठीक है, इनकी वजह से फिर वो एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। For determining the cause of allergy, the patient is exposed or injected with very small doses of possible allergens and the reaction studied. ये जो एलर्जीज का रिएक्शन टेस्ट करने वाला काम है ना, ये बहुत ही बढ़िया वाला टेस्ट होता है। देखो क्यों बढ़िया वाला कह रही हूँ मैं इसको सरकास्टिकली बढ़िया वाला कह रही हूँ, मतलब इसमें होता है फिर क्या, एलर्जी को कॉज करने वाले मतलब एलर्जेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, पता है। फिर हर तरह का एलर्जन का ऐसा छोटा डोज आपको दिया जाता है कि देखते हैं किससे रिएक्शन आता है, जिस पे आपकी बॉडी ने रिएक्ट कर दिया मतलब बस वही, उसी से आपको एलर्जी हो रही है। तो एलर्जीज का टेस्ट बहुत बढ़िया वाला होता है। सारे एलर्जन फिर आपको उस दिन जो है वो बढ़िया तरीके से देखने को मिलते हैं। आपकी बॉडी को सबसे सामना करना पड़ता है हर तरह के एलर्जन से, ठीक है। सबके स्मॉल डोजेस दिए जाते हैं, जिस पे आपकी बॉडी ने रिएक्ट कर दिया बस वही वाली एलर्जी आपको है। ऐसे पता चलता है कि आपको कौन से पर्टिकुलर काइंड ऑफ एलर्जन से एलर्जी हो रही है, ठीक है। द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, और फिर कैसे ड्रग्स को यूज किया जाता है इसके लिए, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स, इन सारे ड्रग्स को यूज किया जाता है ताकि जो एलर्जी के सिम्टम्स है उनको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि यही रिलीज हो रहे हैं ना, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, तो इनके रिलीज को, इनके सिक्रीशन को रिड्यूस करने वाला ड्रग देना पड़ता है ताकि एलर्जिक रिएक्शन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन जिनके सिक्रीशन से आ रहा है उसको रिड्यूस करने वाला ड्रग देने से उसका सिम्टम जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। देन समहाउ modern day lifestyles has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens। जो आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो काफी स्लो हो गए हैं, काफी सप्रेस होते जा रहे हैं, और अब इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस हो रहा है तो हम एलर्जीज की तरफ ज्यादा क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी उनकी बॉडी के अंदर आ जाती है कि उनको मतलब बिल्कुल चाइल्ड एज में ही एलर्जिक रिएक्शंस होना, एलर्जीज होना, अस्थमा जैसे डिजीजेस होना बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ, ठीक है। ये होता क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब उनकी लाइफ की बिगिनिंग होती है, जब उनकी बॉडी जो है वो ग्रो कर रही है, ग्रोइंग ईयर्स में है, जब उनकी बॉडी को हर चीज से, जब उनकी इम्यूनिटी जो है वो काफी क्या होती है, क्विक होती है, ठीक है। अगर उस वक्त एक चाइल्ड के लिए किसी भी बीमारी से लड़ना बहुत आसान होता है, बहुत क्विक होता है, ठीक है, वो उसके लिए बहुत क्विक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, लेकिन उसको चाइल्ड एज में, उसकी लाइफ की अर्ली स्टेज में उसको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, बढ़िया हम तो उसे धूल से एक्सपोज नहीं होने देंगे, हम उसे किसी भी गंदी चीज से दूर रखेंगे, हर चीज से दूर रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज में खेलने दो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखने से भी हर चीज की अति बुरी होती है। तो बस बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रहने की वजह से
भी बॉडी को आदत ही नहीं होती उन सारी चीजों के साथ डील करने की, बॉडी को उस सारे एनवायरनमेंट के एक्सपोजर की आदत ही नहीं बचती, और अगर फिर कभी गलती से अगर उन्होंने धूल वाला एटमॉस्फेयर एक्सपोज कर लिया, गलती से भी उस एनवायरनमेंट में चले गए, तो बस एलर्जिक रिएक्शंस आने लगते हैं। और एलर्जिक रिएक्शंस हमेशा कैसे होते हैं? एग्जैजरेटेड होते हैं, परेशान हो जाता है इंसान। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत बड़ा कॉज है, जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अर्ली स्टेजेस में दिया जाता है, जबकि अर्ली स्टेजेस में हर तरह की चीज का एक्सपीरियंस अगर बॉडी ले ले तो फिर वो क्या हो जाती है? हर चीज की आदी हो जाती है, क्योंकि भाई ये सब कुछ मेमोरी पे चल रहा है। पढ़ा ना हमने, इम्यूनिटी पूरी की पूरी हमारी मेमोरी पे चलती है। हमारी बॉडी याद रखती है कि मैं इससे तो लड़ चुकी हूँ 7 साल की उम्र में, अब अगर 17 साल बाद भी मेरे को ये वाला माइक्रोब मिलेगा तो मुझे उसको कैसे मारना है। ठीक है, फिर मैं टाइम नहीं लगाऊंगी एंटीबॉडी बनाने में, फिर मैं सीधे मारूंगी। ठीक है, फिर क्या होगा? शूट एट साइट। ठीक, तो ये वाला जो मेमोरी बेस्ड रिएक्शंस है, इन पे फर्क पड़ता है इस वजह से। ठीक, देखो वही ये कह रहे हैं कि यहां पर पूरा का पूरा जो खेल है वो किसका है? सारा का सारा खेल जो है वो मेमोरी का ही है। देख लेते हैं एक बार। सी, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड ये इम्यूनिटी होती है आपकी, जो कि होती है किसके अंदर? देखो, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, हायर वर्टिब्रेट्स में ये आई है। कैसे आई है? क्योंकि हम क्या कर पाते हैं? हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी हमारी सेल्फ सेल्स हैं और कौन सी नॉन सेल्फ सेल्स हैं। नॉन सेल्फ सेल है मतलब फॉरेन सेल है, फॉरेन सेल है मतलब पैथोजेंस है, मतलब डिजीज को कॉज करने वाली। भाई जो अपना नहीं है वो पराया है, और जो पराया है वो नुकसान ही करेगा। ठीक है, तो फॉरेन सेल्स क्या करती हैं? फॉरेन सेल्स करती हैं डिजीजेस को कॉज, और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। तो यहां तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, While we still do not understand, अभी भी हमें ये नहीं समझ आ रहा, the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. ठीक है, इस एबिलिटी के बारे में कुछ चीजें जो आपको जाननी है, these are: one, higher vertebrates can distinguish foreign molecule as well as foreign organism. जो higher organisms होते हैं, हम distinguish कर सकते हैं foreign molecule को भी, foreign organism को भी। एक तो ये खास बात है। दूसरी रीजन क्या है? Most of the experimental immunology deals with this aspect. ज्यादातर जितने भी अगर हम experimental immunology की बात करें, जो भी experiments immunology पे किए गए हैं अभी तक, उन सब में तो इसी की बात की जाती है कि भाई ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच का जो हम अंतर रख पा रहे हैं, बस यहीं पे सारी की सारी इम्यूनिटी जो है वो बेस्ड है। सेकेंड कहता है that sometimes due to genetic and other unknown reasons the body attacks self cells. कई बार क्या होता है, जेनेटिक रीजन से या और भी कई सारे रीजन से हमारी बॉडी अपनी ही सेल को अटैक करना स्टार्ट कर देती है। कई बार ऐसा भी होता है, हमारी बॉडी अपनी ही सेल को अटैक करना स्टार्ट कर देती है, मतलब सेल्फ सेल को ही ऐसे ट्रीट करने लगती है जैसे ये कोई पराई हो, अपनी ही सेल को पराइयों की तरह बिहेव करेगी और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, उसे मारना स्टार्ट कर देती है। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज। अब इसकी वजह से क्या होता है? बॉडी को डैमेज होगा, ऑब्वियस सी बात है। अपनी खुद की सेल को अपनी खुद की बॉडी मारी जा रही है, तो बॉडी को डैमेज तो होना ही है। तो इसे कहते हैं हम क्या? ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, मतलब इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप को ही मार रहा है। ठीक, इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? अपने आप को ही मार रहा है। दिस, और ये हो कैसे रहा है? अपने आप जनरेट हो रहा है, इसके लिए कोई बाहर से कुछ रिस्पॉन्स देने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप जनरेट हो रहा है। अपनी ही सेल को मान लिया उसने कि ये तो कोई दूसरा है नहीं, ये अपना नहीं लग रहा, ये तो बड़ा पराया सा लग रहा है, मारो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ऑटो इम्यून कहलाता है, अपने आप जो बॉडी के अंदर जनरेट होता है। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज। अब इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक एग्जाम्पल है। सॉरी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक एग्जाम्पल है जो कि काफी लोगों को अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये भी एक एग्जाम्पल है बेटा ऑटो इम्यून डिजीज का। ठीक है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज का एक एग्जाम्पल है जिसमें बॉडी अपनी ही सेल को पराया मानने लग जाती है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना अबाउट द इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक भी वही पढ़ रहे थे कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन क्या है, किस किस टाइप की इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, बी लिम्फोसाइट का क्या काम है, टी लिम्फोसाइट का क्या काम है, कौन कौन से बैरियर्स हैं। अभी तक भी इम्यूनिटी ही पढ़ा है। अब हमें हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पढ़ना है कि भाई ये कैसे काम करता है। सी, तो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम consists of lymphoid organs, tissues, ठीक है, lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules
लाइक एंटीबॉडीज, ठीक है, soluble molecules like antibodies, ठीक है, ये सब हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ये सब पार्ट है इम्यून सिस्टम का, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, soluble molecule जैसे कि एंटीबॉडी, ये सब हिस्सा है हमारे इम्यून सिस्टम का। अब जैसा कि आपने अभी तक पढ़ लिया, ठीक है, 90% चीजें आप इम्यून सिस्टम की पढ़ चुके हो। अभी तक जो आपने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, इम्यून सिस्टम काफी यूनिक होता है इन द सेंस दैट इट रिकॉग्नाइजेस फॉरेन एंटीजेंस। ये काफी यूनिक कहा जाता है इस सेंस में कि यार ये परायों को क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, ये डिटेक्ट कर सकता है फॉरेन एंटीजेंस को, और फिर उनके बारे में क्या करता है, याददाश्त बना के रखता है, मेमोरी सेव करके रखता है, और अगली बार जैसे ही दिखे, एक बार वार्निंग देके छोड़ेगा, अगली एक बार क्या करेगा, प्राइमरी रिस्पांस जनरेट करेगा, लो इंटेंसिटी का रिस्पांस जनरेट करता है, अगली बार में अगर मिल गया ना बेटा, फिर तो सीधे हाई इंटेंसिटी शूट एट साइट वाला रिएक्शन आता है हमारी बॉडी का, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस, यही पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है याददाश्त वाला, इसे आप बार बार पढ़ रहे हो, क्योंकि यार भाई यही सबसे ज्यादा वो फैसिनेटिंग सा मैकेनिज्म है, यही वो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ये सब कुछ बेस्ड है। देन उन्होंने कहा कि इम्यून सिस्टम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शंस को बचाने के लिए, ऑटो इम्यून डिजीजेस भी होती हैं, ठीक है, और ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। देन लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। यही वो ऑर्गन्स होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स, यही वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर, ठीक है, जहां पर लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन भी होता है और मैच्योरेशन भी होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, सारे लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन और मैच्योरेशन इन्हीं लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर होता है। तो दीज आर द साइट्स, है ना, इंपॉर्टेंट साइट्स। अब अगर हम बात करें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, तो द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो। कौन से है ये लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे अंदर, तो देखो ये लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है जिसके अंदर ये सारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ठीक है, और थाइमस में बनते हैं, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट से क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। कहां पर होता है ये लिम्फॉइड ऑर्गन, कौन से हैं हमारे पास, बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब जैसे ही मैच्योरेशन हो जाता है, ठीक है, यहां पर जैसे ही मैच्योरेशन हो जाता है, इन सब ये क्या है, ये इमेच्योर लिम्फोसाइट वाली साइड है, जैसे ही मैच्योरेशन हो जाएगा लिम्फोसाइट्स का, वो माइग्रेट करेंगे कहां, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरफ। अब ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ये सब क्या है, these all are the secondary lymphoid organs, these all are the secondary lymphoid organs। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, बोन मैरो और थाइमस, यहां पर ओरिजिन होगा, ठीक है। अब यहां से फिर इमेच्योर लिम्फोसाइट जो होंगे, मैच्योर होने के बाद माइग्रेट करेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरफ। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ये सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है। तो ये चलता है इस तरह से लिम्फोसाइट्स का ट्रांसपोर्ट, कहां से कहां, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरफ। अब हम बात करें अगर कि ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ये क्या करता है, दिस सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड्स द साइट फॉर इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन which then proliferate to become effector cells। इसी साइट पर, ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वाले साइट है आपके स्प्लीन, अपेंडिक्स, इन सब में क्या होता है, इन सब में ही ये जो लिम्फोसाइट्स है ये अपना एक्शन दिखाते हैं एंटीजन से, ठीक है, एंटीजन से ये क्या करते हैं, एनकाउंटर करते हैं इसी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, इसी साइट पे, और फिर अपने रिएक्शंस करते हैं। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन फिगर। हमारी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी जगह पर लिम्फॉइड ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो आपको यहां दिखाया हुआ है, जैसे कि लिम्फ नोड्स, ठीक है, देखो ये जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम दिखाया हुआ है, ठीक है, उसमें जो लिम्फ नोड्स हैं वहां पर पाए जाते हैं, थाइमस में पाए जाते हैं, लिम्फेटिक वेजल्स में पाए जाते हैं, ये लोकेशंस हैं, है ना, यहां पर लिम्फोसाइट्स पाए जाएंगे, ठीक, ये लोकेशंस हैं, यहां पर लिम्फोसाइट्स पाए जाएंगे।
अब हमने देखा बोन मैरो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन था। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, जहां पर सारी की सारी ब्लड सेल और सारी की सारी लिम्फोसाइट्स जो है वो बनती है, ठीक है, सब बनती है। कहां पर, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में। और अगर अब हम बात करें सेकंड जो हमने देखा था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थाइमस, ये क्या होता है, इट इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है, हार्ट और ब्रेस्ट बोन के बीच में ये पाया जाता है, ये लोब्ड ऑर्गन होता है थाइमस। ये भी कैसा है, थाइमस और बोन मैरो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है दोनों, ठीक है। अब अगर हम इसमें से बात करें थाइमस की, तो थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के वक्त ये थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका साइज जो है एज के साथ रिड्यूस होता जाता है, एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज। प्यूबर्टी तक आते आते ये बहुत ही स्मॉल साइज में क्या हो जाता है, कंसाइज हो जाता है। बर्थ के वक्त थाइमस जो है वो बहुत बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे ये साइज अपना रिड्यूस करता है। प्यूबर्टी रीच करने तक किसी भी इंडिविजुअल के उसका साइज जो है वो बहुत ही रिड्यूस होके, ठीक है, कंसाइज हो जाता है, ठीक। दोनों ही जो बोन मैरो और थाइमस हैं, ये क्या करते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। माइक्रो एनवायरमेंट क्यों कह रहे हैं कि माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैक्रो की अगर आप बात करोगे तो वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड कर रहा है ना, जो लार्ज साइट प्रोवाइड कर रहा है जहां पर वो एंटीजन से एनकाउंटर कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं मैच्योरेशन के बाद, कौन, लिम्फोसाइट्स, है ना, वो साइट कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसीलिए आप क्या कहोगे कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या कर रहा है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जहां पर क्या हो रहे हैं, लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और मैच्योर होके फिर माइग्रेट कर रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ। देन स्प्लीन की अगर हम बात करें जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है, स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन एंड इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। स्प्लीन एक बहुत ही लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है और मेनली इसमें होते हैं क्या, लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स, ठीक है। फेगोसाइटोसिस आपने पढ़ा है ना, यहाँ पर फेगोसाइटोसिस होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में, राइट। तो स्प्लीन क्या है, स्प्लीन एक बहुत ही लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है इतनी बात ठीक है इतनी बात। अब देखें, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड, ये ब्लड के फिल्टर की तरह भी एक्ट करेगा बाय ट्रैपिंग ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ब्लड के थ्रू जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर होते हैं उन सबको ट्रैप करके, ठीक है, ये कैसे काम करेगा, एक फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक। स्प्लीन हैज अ लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स और इसमें बहुत बहुत सारे इरिथ्रोसाइट्स को ये क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। The lymph nodes are small solid structures located at different points along the lymphatic system। आप देख रहे हो, आप धीरे धीरे जितने भी आपने पार्ट्स पढ़े, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जितने भी आपने पार्ट्स पढ़े, आप वन बाय वन सबके बारे में जानते जा रहे हो कि कौन क्या है ना, बोन मैरो क्या है, स्प्लीन क्या है, थाइमस क्या है, ठीक है, वन बाय वन सबके बारे में जानते हैं। स्प्लीन क्या कह रहा है भाई कि ये होता है एक लार्ज रिजर्वॉयर जहां पे सारे के सारे एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, है ना। लिम्फ नोड्स की अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये काफी स्मॉल और सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, जैसा कि आपने अभी यहां देखा था, लिम्फेटिक सिस्टम में अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेजेंट होते हैं ये लिम्फ नोड्स, ठीक है, ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं लिम्फ नोड्स। देन यस, लिम्फ नोड्स करते क्या है जो ये अलग अलग साइट्स पर प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बाकी एंटीजेंस को ट्रैप करने का काम करते हैं, विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, ताकि क्या हो सके जितने भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिम्फ में या टिश्यू फ्लूइड में जाने की कोशिश करें उन सबको पहले ही ट्रैप करने का काम ये लिम्फ नोड्स करते हैं, ठीक है, फिल्टर की तरह काम करते हैं और उन सबको ट्रैप कर लेते हैं।
और अब ये जो एंटीजेंस ट्रैप होंगे लिम्फ नोड्स में, जो एंटीजेंस अब ट्रैप होके आएंगे लिम्फ नोड्स में, ये क्या होंगे? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोइड्स प्रेजेंट इन देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जब लिम्फ नोड्स ने इन सबको ट्रैप कर लिया कि भाई ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे फ्लूइड में, इन सबको मैंने रोक लिया है, तो जैसे ही वो वहां पर इकट्ठे हो गए, ठीक है, जिनको भी उसने रोका, ठीक है, जैसे ही वो इकट्ठे हो गए तो वहां पर जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है वो एक्टिव हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है, लोग आ गए बाहर वाले, रोक लिया आपने उनको, चलो हम आ जाते हैं मारने के लिए। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो है वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या करेंगे? फिर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। There is lymphoid tissue also located within the lining of major tracts। यहाँ पर lymphoid tissue भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि कौन कौन सी ट्रैक्ट्स में? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स में, इन सब में भी लिम्फोइड टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। क्या कहलाता है? और वो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT। इसके बारे में आप याद करो, मैंने आपको बिगनिंग में बताया था इम्यूनिटी पार्ट 1 में कि जो हमारे ऑर्गन्स में म्यूकस लाइनिंग होती है, ये भी हमें क्या करती है? एक बैरियर की तरह क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, राइट? ये सब हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने का काम करते हैं। जैसे हमारे नेजल पैसेज में है ना, हेयर्स पाए जाते हैं, म्यूकस लाइनिंग पाई जाती है, तो ये क्या कर रहे हैं? हमें क्या करते हैं? ये सारी एयर को फिल्टर आउट करके अंदर पहुंचा देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डस्ट पार्टिकल को वहीं पे ट्रैप करके रख लेते हैं। तो ये जो म्यूकस लाइनिंग क्या करती थी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। उसी चीज के लिए ये कह रहे हैं कि साथ ही साथ उसमें म्यूकस ही नहीं, उसमें पाए जाते हैं लिम्फोइड टिश्यू भी, और इसीलिए उसे कह रहे हैं क्या? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT। क्लियर है इतनी बात? It constitutes about 50% of the lymphoid tissue in human body। और ये जो MALT की बात हो रही है ना, MALT की, इसमें पूरी बॉडी में जितना lymphoid tissue पाया जाता है उसका 50% इसी फॉर्म में होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड। ठीक है, तो 50% lymphoid tissue जो है ह्यूमन बॉडी का वो इसी तरह से होता है, MALT। ठीक ठीक है, इतनी बात बताओ। चलो एक बार जरा हम देख लें कि आज हमने कितने सारे टॉपिक्स को पढ़ा है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी से हमने स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक था। जब बॉडी खुद एक्टिव है, जब बॉडी क्या है? खुद एक्टिव होके क्या बना रही है? एंटीबॉडी को बना रही है, तो इट इज एक्टिव इम्यूनिटी। और जब बॉडी को बनी बनाई एंटीबॉडी दी जा रही है तो इट इज पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, जैसे कि हमें माँ के पेट में जब हम होते हैं तो मम्मी से जो हमें सारी एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, दैट इज ऑल्सो पैसिव। कोलेस्ट्रम से जो हमें मिलती है, दैट इज ऑल्सो पैसिव। ठीक है, और कुछ डिजीजेस में जरूरत होती है क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की, तो हमें बनी बनाई एंटीबॉडीज दे दी जाती हैं, जैसे टिटनस के केस में। ठीक है, तो ये भी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन कैसे होता है, तो ये कंप्लीटली बेस्ड है किस प्रॉपर्टी के ऊपर? जो हमारी बॉडी में पहले से पाई जा रही है, मेमोरी वाली, है ना, कि हम याद रख लेते हैं कि किसको मारना है अगली बार। ठीक है, तो उसके ऊपर ये प्रॉपर तरीके से बेस्ड है, और इसे भी कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है। एलर्जीज और एलर्जिक रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड रिएक्शंस होते हैं और एलर्जन से होते हैं। कौन कौन से एलर्जन से होते हैं? जैसे कि पॉलन से, जैसे कि माइट से, जैसे कि डस्ट से। ठीक है, इन सबसे एलर्जीज होती हैं, ये हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा अबाउट द ऑटो इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी, ठीक है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिटेक्ट करते करते कभी कभार भूल जाए, अपनी ही सेल को पराई मानने लगे और उसी को मारने लग जाए, तो जो डिजीजेस होती हैं वो होती हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। जैसे कि एग्जांपल है एक रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिजीज का एक एग्जांपल है। फिर हमने पढ़ा हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, कहां कहां पर लिम्फ वेजल्स पाई जाती हैं, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, थाइमस है, बोन मैरो है, दीज आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारे पास क्या क्या था? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारे पास क्या क्या था भाई? देखो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारे पास थे, ठीक है, थाइमस, स्प्लीन, और कहां लिखा था पूरा?
ये देखो भाई, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पैचेस, ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब इनमें से हमने सबसे ज्यादा पहले ध्यान से पढ़ लिया अबाउट द बोन मैरो एंड द थाइमस, ठीक है। बोन मैरो और थाइमस को पढ़ने के बाद कि ये कैसे होते हैं, बोन मैरो के बारे में तो हमने पढ़ा कि इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, ठीक है, सारी की सारी सेल्स यही बनाता है, सारे ब्लड सेल्स बनाता है, सारे लिम्फोसाइट्स बनाता है। और उसके बाद थाइमस की अगर बात करें तो थाइमस के बारे में हमने ये देखा कि भाई इसका साइज बर्थ के टाइम पे बहुत ज्यादा होता है और धीरे 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 करके रिड्यूस होता जाता है और फिर जैसे ही इंसान प्यूबर्टी तक पहुंचता है तो ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका होता है, ठीक है। बोन मैरो और थाइमस जो है वो माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, फिर मैच्योर होने के बाद पहुंचते हैं वो किधर, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ, और वहां जाके उनका सामना होता है एंटीजेंस के साथ, फिर वहां पर रिएक्शंस होती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। स्प्लीन के बारे में हमने पढ़ा कैसे ये एक फिल्टर की तरह एक्ट करती है, और हमने देखा कि जो 50% लिम्फॉइड टिश्यू है वो कैसे होते हैं, MALT मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, ठीक। चलो, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट किया एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी को भी, और हमने कंप्लीट किया इम्यूनाइजेशन, ऑटो इम्यून डिजीजेस और इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी को। और इससे पहले हमने पढ़ लिया था इम्यूनिटी में एक्वायर्ड एंड इन्नेट इम्यूनिटी को, ठीक है। बस इसी के साथ आपका इम्यून सिस्टम कंप्लीटली यहाँ पर कवर हो जाता है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है अबाउट सम स्पेसिफिक डिजीजेस, ठीक है, स्पेसिफिकली उस डिजीज के बारे में ही पढ़ना है। आप समझ गए होंगे, इंट्रोडक्शन तो मैं आपको पूरा चैप्टर का दे ही चुकी हूं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डिजीज को पढ़ना। तब तक क्या करेंगे आप करते रहेंगे रिवाइज कंप्लीट लेक्चर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।